सो हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अवर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके सिलेबस का। हो सकता है कि आप लोग को इससे 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इससे पहले भी काफ़ी सारे वॉर हुए, लेकिन उनका ना इम्पैक्ट इतना था और ना इतनी सारी कंट्रीज़ में उसमें पार्टिसिपेट किया। लेकिन ये पहला ऐसा वॉर था जिसमें इतनी सारी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट भी किया और उसका इम्पैक्ट उनकी लड़ाई का बहुत ज़्यादा पड़ा और डिस्ट्रक्शन भी काफ़ी ज़्यादा फैला। इस पीछे इसका नाम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रख दिया गया। तो सबसे पहले हम लोग कॉजेज़ पढ़ने वाले हैं, वर्ल्ड वॉर के कॉजेज़ क्या थे। तो सबसे पहला कॉज था नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉज माना जाता है और इसको आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। नेशनलिज्म का क्या मतलब होता है? नेशनलिज्म का मतलब होता है अपने देश के प्रति प्यार होना, कॉमन हिस्ट्री से प्यार होना, लैंग्वेज से प्यार होना और अपने कल्चर से प्यार होना। तो आप लोगों को लगेगा अपने देश से प्यार होने के में क्या वर्ल्ड वॉर का कॉज हो सकता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि नेशनलिज्म तो ठीक है, लेकिन अगर अग्रेसिव नेशनलिज्म आ जाए, यानी कि सिर्फ अपने देश से प्यार हो जाए, अपने देश पे घमंड आ जाए और अपने देश को सुपीरियर मानने लगे हम लोग दूसरे देशों से, तो ये एक एग्रेसिव नेशनलिज्म का कॉज बन जाता है। और ये बाद में राइज ऑफ इम्पेरियलिज्म का भी कॉज बन जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, उस टाइम पे काफ़ी सारे देश दूसरे देशों को गुलाम बना रहे थे। क्यों? क्योंकि उन देशों में इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो चुकी थी और उनको चाहिए था रॉ मटेरियल। इस पीछे वो दूसरे कंट्रीज़ को गुलाम बना के उनसे रॉ मटेरियल ले रहे थे। तो जो कंट्रीज़ इंग्लैंड, जैसे कि इंग्लैंड ने, मैं बता दूं कि वर्ल्ड के अधिकतर पार्ट को गुलाम बना लिया था। अमेरिका भी यहाँ तक कि उसका पहले गुलाम था। तो अब जैसे इंग्लैंड में पहले ही से इम्पेरियलिज्म कंट्री बन चुकी है, लेकिन अब उसके बाद जैसे जर्मनी, रसिया, इटली, ये भी बाद में इम्पेरियलिस्ट कंट्री बनी। लेकिन अब इनको भी कॉलोनी बनाने के लिए चाहिए दूसरी कंट्रियाँ, इनको भी रॉ मटेरियल चाहिए और इंग्लैंड के पास ये पहले से हैं कॉलोनीज़। तो इनको हराने के लिए जर्मनी, इटली, रसिया को इनसे लड़ाई करनी पड़ेगी और फिर जाके ये इंग्लैंड को से कॉलोनी छुड़ा पाएंगे। जिन कंट्रीज़ को गुलाम बना दिया जाता था उनका नाम कॉलोनी रख दिया जाता था। सो अब हम लोग दूसरे कॉज की ओर बढ़ते हैं। उस टाइम पे हम लोगों का रेस ऑफ आर्मेंट्स भी खूब एक मेजर कॉज माना जाता है। क्यों? क्योंकि सभी देश ये बता के कि हमको दूसरी देश से प्रोटेक्शन के लिए या डिफेंस के लिए कुछ हथियार रखने पड़ेंगे, और इस पीछे वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव हथियार बनाती जा रही थी। और इस पीछे जब एक देश दूसरे देश को देखता था कि इसके पास इतने सारे हथियार है, तो वो भी चाहते थे कि मैं भी अपने और हथियार बढ़ाऊं। जैसे कि जर्मनी उस टाइम पे सबसे बाद में इम्पेरियलिस्ट कंट्री बना, लेकिन जो उसकी इंडस्ट्रीज़ थी, तो उसकी इंडस्ट्रीज़ ने सबको हैरान करके रखा था। यहाँ तक कि उसकी जो मिलिट्री पावर थी, उसके वेपन्स थे, इतने ज़्यादा ताकतवर हो चुके थे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर वेपन उस टाइम पे जर्मनी के पास थे। तो ब्रिटेन और फ्रांस को देखा कि जर्मनी की इतनी मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ रही है, और फिर उन्होंने भी सोचा कि हम लोगों को भी अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए, और इसी से रेस ऑफ आर्मामेंट्स होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का डिवीज़न ऑफ यूरोप इनटू टू हॉस्टिलिटीज़। मतलब कि देखिए, उस टाइम पे डिवीज़न होने लगा था कंट्रीज़ का दो पार्ट्स में। एक जो कि जा रहा था ट्रिपल अलायंस में और एक जा रहा था ट्रिपल एंटिटी में। पूरा वर्ल्ड दो ग्रुप में बट गया था। जो ट्रिपल अलायंस था वो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली का था, और जो ट्रिपल एंटिटेट था वो फ्रांस, रसिया, इंग्लैंड का था। और जब दो ग्रुप्स बन जाएंगे, जैसे कि आपके स्कूल में दो ग्रुप बन गए, मान लीजिए कि एक खतरनाक लड़कों का, तो वो फिर अपना दबाव बनाने के लिए दूसरे के ऊपर ऐसे चढ़ेंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी दो ग्रुप बन चुके थे जो कि अपनी एक दूसरे को पावर दिखाने के लिए तैयार थे। अब हम लोग चौथे कॉज की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इमीडिएट कॉज भी माना जाता है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक सराजीवो नाम की प्लेस है जो कि ऑस्ट्रिया हंगरी की कॉलोनी थी, और सराजीवो कैपिटल है बसोनिया की। तो क्या हुआ कि वहाँ पे जो ऑस्ट्रिया हंगरी के प्रिंस थे, वो सराजीवो में गए हुए थे, और उसके बाद वहाँ पे उनका असैसिनेशन कर दिया जाता है एक सराजीवो नागरिक के द्वारा, जो कि मेंबर था ब्लैक हैंड और यूनियन डेथ सोसाइटी का।
ये सोसाइटी चाहती है कि जो सरेबिया है वो एग्रेसिवनेस से अब सरेबिया को हम लोग फ्री करवा सकें ऑस्ट्रिया हंगरी से। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है कि जब प्रिंस को मार दिया जाता है तो उसके बाद ऑस्ट्रिया एक अल्टीमेटम जारी करता है 11 डिमांड्स का, जो कि सर्बिया पूरा नहीं कर पाता है। और फिर उसके बाद सर्बिया 11 डिमांड जब पूरी नहीं कर पाता है तो ऑस्ट्रिया क्या करता है कि उसके खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर देता है। और इन सब चीज़ों को करने के लिए सर्बिया को रसिया भड़का रहा था। फिर जुलाई 28 को 1914 में ऑस्ट्रिया हमला कर देता है। फिर उसके बाद रसिया आ जाता है सर्बिया के साथ, और फिर जर्मनी आ जाता है ऑस्ट्रिया के साथ, क्योंकि वो लोग अलायंस में थे। फिर उसके बाद ऐसे ही सारे देश आते जाते हैं और ये वॉर बढ़ता जाता है। इसके बाद आप लोगों को ये एंट्री ऑफ यूएसए और एग्जिट ऑफ रसिया के बारे में नहीं पढ़ना है, आप लोगों को रिजल्ट ऑफ द वॉर के बारे में पढ़ना है। लेकिन मैं आप लोगों को फिर भी कुछ बता देता हूँ। क्या होता है कि जर्मनी के ना रसिया के सोल्जर 6 लाख सोल्जर को मार देता है। उसके बाद रसिया वॉर से एग्जिट कर जाता है और उसकी ट्रीटी भी हो जाती है एक जर्मनी के साथ। फिर उसके बाद लेकिन जब जर्मनी सब देश को जीत गया था, और फिर क्या करता है जर्मनी, एक शिप में जिसमें कि यूएसए के नागरिक बैठे होते हैं उसको उड़ा देता है। फिर उसके बाद यूएसए जो कि वॉर में आ जाता है और फिर जर्मनी वॉर को हारने लगता है। फिर अंत में क्या होता है कि जर्मनी वॉर हार जाता है और फिर उसको गिल्टी मान लिया जाता है। फिर अब रिजल्ट ऑफ द वॉर हम लोगों को पढ़ने क्या हुए, तो सबसे पहला रिजल्ट था ट्रीटी ऑफ वर्सैली। ट्रीटी ऑफ वर्सैली में क्या किया, जर्मनी को गिल्टी मान लिया गया इस पूरी चीज़ का, और उसके साथ अलायंस एक होती है जिसमें जर्मनी को गिल्टी मान के पूरे वॉर का $33 बिलियन का फाइन मारा जाता है। एक राइन वैली होती है जर्मनी में जो कि दे दी जाती है 15 साल के लिए दूसरे देशों को। अल्सैस लॉरेंस नाम की जो जगह थी वो फ्रांस को वापस कर दी जाती है। फिर उसके बाद जर्मनी के बहुत सारे पार्ट जो कि जर्मनी ने गुलाम बनाए हुए थे उनको सबको फ्री कर दिया जाता है, जैसे डेनमार्क, बेल्जियम, पोलैंड, ज़ेकोस्लोवाकिया एंड फ्रांस। और एक कोल माइन थी जो कि जर्मनी की थी, इसका नाम था सार, और वो भी 15 साल के लिए फ्रांस को दे दी जाती है। उसके बाद क्या होता है, जर्मनी की आर्मी 1 लाख सोल्जर की कर दी जाती है, उसमें 15,000 नेवी कर मैन रख दिए जाते हैं और 24 शिप और सबमरीन और एयरफोर्स को बैन कर दिया जाता है। फिर उसके बाद ये इतना जब दबाव बनाएंगे जर्मनी के साथ तो जर्मनी फिर सहन नहीं करेगा, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक बहुत मेजर कॉज बनेगा जाके। उसके बाद काफ़ी सारी कंट्रियों को इंडिपेंडेंट कर दिया जाता है, जैसे बेल्जियम, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया एंड यूगोस्लोवाकिया। उसके बाद हम लोग अब सेकंड पॉइंट की तरफ जाते हैं, जो कि होता है टेरिटोरियल रिक्वायरमेंट्स। इसमें क्या होता है कि पूरे वर्ल्ड का जो मैप था वो बदल जाता है। यूएसए जो कि सबसे ज़्यादा वर्ल्ड का पावरफुल बन जाता है, और फिर उसके बाद जर्मनी से काफ़ी सारे देश को आज़ाद करके उनको इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर दिया जाता है। ऑस्ट्रिया हंगरी को अलग अलग कर दिया जाता है, चेकोस्लोवाकिया यूगोस्लोवाकिया एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाती हैं। उसके बाद अब इसमें डिक्टेटरशिप ख़त्म कर दी जाती है, अब बोल दिया जाता है कि डेमोक्रेसी का रूल चलेगा, जैसे कि भारत में इस टाइम पे प्रेजेंटली चल रहा है। एल्सास लॉरेंस को फ्रांस को रिटर्न कर दिया जाता है। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं हम लोग, जो कि फॉर्मेशन ऑफ लीग ऑफ नेशन। फॉर्मेशन ऑफ लीग ऑफ नेशन अमेरिका के राष्ट्रपति की डिमांड्स में था। अब इसके एम्स क्या थे, एम्स इसके ये थे कि पूरे विश्व में शांति चाहता था ये। इसके लिए क्या किया गया, इसमें इसने मना कर दिया कि सीक्रेट ट्रीटीज़ नहीं करी जाएंगी, होगा इसका उल्टा ही, सीक्रेट ट्रीटी अलायंस के लिए मना करेगा और फिर सीक्रेट ट्रीटी अलायंस करी जाएगी। फिर उसके बाद क्या होगा, मेंबर्स जो होंगे लीग ऑफ नेशन के उनको आर्मामेंट की रेस में नहीं भागना है, उसको उन लोगों को कम ही आर्मामेंट्स रखने हैं। उसके बाद ऑल स्टेट्स को बोल दिया जाएगा कि वो एक दूसरे के डिस्प्यूट में ना पड़े। मान लीजिए कोई भी एक कंट्री डिस्प्यूटेड है तो एक दूसरे के डिस्प्यूट में हम लोग को नहीं जाना है, और अगर डिस्प्यूट है तो वो लीग ऑफ नेशन के पास आएगी सेटलमेंट करने के लिए।
जो मेंबर्स होंगे लीग ऑफ नेशन के, उन लोगों को पीस बनाए रखनी होगी और किसी से लड़ाई नहीं करनी होगी। और लीग ऑफ नेशन प्रमोट करेगा कल्चर, सोशल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन को। सिर्फ ये नहीं कि ये शांति की पार्टी होगी, ये सब चीज़ों को प्रमोट भी करेगी। लेकिन होगा इसका उल्टा ही, अंत में लीग ऑफ नेशन फेल हो जाएगी और जो कि वर्ल्ड वॉर सेकंड का भी एक कॉज बन जाएगा। आप लोगों को इसमें ये नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को बता देता हूँ कि दो विश्व जो है इसके बाद दो मेजर पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, जो कि एक डेमोक्रेटिक पार्ट होगा और एक जो कि डिक्टेटरशिप पार्ट होगा। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।